देखो, हमारा जो चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर है। किसके ऊपर? रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। अच्छा, रेजिडेंशियल स्टेटस किसका डिटरमाइन करते हैं बच्चों? पर्सन का डिटरमाइन करते हैं। किसका डिटरमाइन करते हैं? पर्सन का डिटरमाइन करते हैं। अच्छा, पर्सन कौन होगा? पर्सन एक इंडिविजुअल भी हो सकता है। इंडिविजुअल मींस नेचुरल पर्सन, ठीक है। एचयूएफ भी हो सकता है बच्चों। इन सभी का रेजिडेंशियल स्टेटस हमें डिटरमाइन करना होता है। फर्म भी हो सकती है, एलएलपी भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बच्चों, इनका मीनिंग अगर आपके माइंड में आए कि क्या है क्या नहीं है, मैं अलग से डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। इसके अलावा पर्सन कौन हो सकता है? एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। में इन सभी का रेजिडेंशियल स्टेटस देखना होता है। अच्छा, रेजिडेंशियल स्टेटस चेक क्यों करते हैं बच्चों? रेजिडेंशियल स्टेटस चेक इसलिए करते हैं कि भाई कोई इनकम, इनकी जो इनकम्स हैं, इन पर्सन्स की जो इनकम्स हैं, ठीक है, जो इनकम्स हैं वो टैक्सेबल हैं। अब देखो, इनकम भी तो कई तरह की हो सकती है। आपकी इंडिया से होने वाली इनकम भी हो सकती है, आपकी फॉरेन से होने वाली इनकम भी हो सकती है। तो जो वो इनकम्स हैं वो इंडिया में टैक्सेबल होंगी, वो टैक्सेबल होंगी इंडिया में या नहीं होंगी। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए हमें क्या चेक करना होता है? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए हमें क्या चेक करना होता है? हमें चेक करना होता है, यस बच्चों, रेजिडेंशियल स्टेट, कि भाई उनकी जितनी भी इनकम्स हैं, चाहे वो इंडिया से होने वाली इनकम्स हैं, चाहे वो फॉरेन से होने वाली इनकम्स हैं, वो इंडिया में टैक्सेबल होंगी या नहीं होंगी। इसको चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं? रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, रेजिडेंशियल स्टेटस किसका चेक करते हैं बच्चों? पर्सन का चेक करते हैं। पर्सन की डेफिनेशन इनकम टैक्स में दी हुई है, इन सबको पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आपने इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट करवाया था। किसका? इंडिविजुअल। अच्छा, इंडिविजुअल जो होता है रेजिडेंट होता है या फिर ये नॉन रेजिडेंट होता है, या तो रेजिडेंट होगा या फिर। तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के लिए क्या चेक करते हैं? बेसिक कंडीशंस को चेक। तो ऐसा मत सोचना कि डीम्ड रेजिडेंट का कंसेप्ट नहीं है बच्चों, डीम्ड रेजिडेंट का भी कंसेप्ट है, और बहुत इजी कंसेप्ट, ठीक है। डीम्ड रेजिडेंट का भी कंसेप्ट है। तो इसके लिए हम बेसिक कंडीशंस चेक करते हैं। बेसिक कंडीशंस कितनी थी बच्चों? सर, दो बेसिक कंडीशन। कितनी थी? दो। आपने कहा था प्रीवियस ईयर में चेक करेंगे, और वो भी क्या चेक करेंगे? सर, स्टे इन इंडिया चेक करेंगे, है ना। स्टे इन इंडिया कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 182 डेज और मोर, 182 दिन या उससे ज्यादा। और बच्चों, प्रीवियस ईयर में अगेन स्टे इन इंडिया 60 डेज या उससे ज्यादा प्लस 4 प्रीवियस ईयर, वो भी प्रीसीडिंग प्रीवियस। सर, ये समझा देना एक बार। बिल्कुल समझा दूंगा अभी। स्टे इन इंडिया कितना होना चाहिए? अगेन स्टे इन इंडिया, बच्चों मैं लिख नहीं रहा, इम्प्लाइड है। कितना होना चाहिए? 365 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो वो इंडिया में क्या होगा? रेजिडेंट होगा। बच्चों, ये क्या है? बेसिक कंडीशन है। क्या है ये? बेसिक कंडीशन। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल होती है, मान लो एक कंडीशन फुलफिल हो गई और एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो भी वो रेजिडेंट होगा। तो भी वो क्या होगा? रेजिडेंट होगा। मान लो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई, तो भी वो रेजिडेंट होगा। नॉन रेजिडेंट कब होगा? हाँ जी बच्चों, अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। दो कंडीशन है ना, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन। मतलब सर, किसी एक कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है रेजिडेंट होने के लिए, दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। एक पॉइंट तो ये देख लिया। फिर हम लोगों ने कुछ एक्सेप्शंस भी देखी बच्चों, बिल्कुल आऊंगा उस पर भी। पहले एक पॉइंट और दिखा देता हूँ आप लोगों को, एक मिनट रुकना जरा। साथ में ना यहाँ भी एक चार्ट बना, देखो हम इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस की बात कर रहे हैं। मैंने कहा या तो ये रेजिडेंट होगा या फिर ये क्या होगा? नॉन रेजिडेंट होगा। इसके लिए हम किसे चेक कर रहे हैं? बेसिक कंडीशंस को चेक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कोई रेजिडेंट होता है तो फर्दर क्लासिफिकेशन भी हो। फर्दर क्लासिफिकेशन, या तो वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, या तो वो रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसके लिए क्या चेक करेंगे? इसके लिए चेक करते हैं एडिशनल कंडीशन। क्या चेक करेंगे बच्चों? एडिशनल कंडीशन। इसके लिए क्या चेक करेंगे? एडिशनल कंडीशन। सर, एडिशनल कंडीशंस कितनी है बच्चों? ये भी दो हैं, एडिशनल कंडीशंस भी दो हैं, दो एडिशनल कंडीशन, ठीक है। इसमें भी क्या चेक करते हैं? नॉर्मली स्टे इन इंडिया चेक करते हैं। देखो, पहली पे एडिशनल कंडीशन क्या है बच्चों? प्रीवियस, ठीक है, 7 ईयर्स उसका स्टे इन इंडिया। बच्चों, दिस इज इम्प्लाइड। स्टे इन इंडिया कितना होना चाहिए? मैं बार बार नहीं लिख रहा, मैंने स्टार्टिंग में लिखा था एक दो बार, यहाँ लिखा था, यहाँ लिखा था, फिर यहाँ मैंने कहा इम्प्लाइड है। क्या चेक करेंगे? स्टे इन इंडिया कितना होना चाहिए? सर, 730 डेज और मोर होना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली है।
यहाँ पर मैंने लगाया था और, कि भाई दोनों में से बेसिक कंडीशंस में से कोई एक भी फुलफिल हो गई तो वो रेजिडेंट होगा, तो वो रेजिडेंट होगा। यहाँ मैं लगाऊंगा एंड, एडिशनल कंडीशंस में मैं क्या लगाऊंगा, एंड। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर प्रीवियस 10 years देखेंगे। सर ये प्रीवियस ईयर इंक्लूड करेंगे नहीं बच्चों, ये 7 साल और 10 साल ना प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पिछले 7, और 10 years भी प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पिछले 10 साल में कम से कम 2 साल, 2 years बच्चों, यहाँ डेज नहीं चेक, 2 years या उससे ज्यादा वो क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है सर? ये एडिशनल कंडीशंस हो गई, बिल्कुल एडिशनल। अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स हम लोगों को रिटेन करने हैं। सर क्या रिटेन करना है, ध्यान देना बच्चों। रेजिडेंट, हाँ जी हाँ जी, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे, बोलो बच्चों, कौन सी कंडीशंस चेक करते हैं कि कोई पर्सन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, क्या चेक करेंगे सर, बेसिक कंडीशंस चेक करेंगे। साहिल, तो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए कौन सी कंडीशंस चेक करेंगे? यस सर, एडिशनल कंडीशंस। एडिशनल कंडीशंस चेक करेंगे। तान्या, बेसिक कंडीशंस कौन कौन सी हैं? सो 182 डेज अच्छा, प्रीवियस ईयर में क्या चेक स्टे इन करेंगे? इंडिया के लिए स्टे इन इंडिया कितना होना चाहिए 182 डेज और मोर, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 182 डेज और मोर स्टे इन इंडिया होना चाहिए, तो वो रेजिडेंट होगा। अच्छा, अगर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई तान्या, तो क्या सेकंड चेक करने की जरूरत है? नो सर, कोई भी एक कंडीशन भी फुलफिल हो फुलफिल सकती हो है जाए या तो वो दोनों भी हो सकती है। बिल्कुल रेजिडेंट होगा, करेक्ट। निष्ठा, यस सर, अगर किसी पर्सन का स्टे इन इंडिया लेस देन 60 डेज तो वो क्या होगा? अगर नॉन किसी, रेजिडेंट। बिल्कुल क्लियरली नॉन रेजिडेंट। डन बच्चों, चलो इसी बेसिक कंडीशंस के ऊपर पहले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? ध्यान दें, मैंने कहा रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते टाइम ना, जब भी आपको चेक करना है रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है बच्चों, एक बात का ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है? कि अगर स्टे इन इंडिया, स्टे इन इंडिया सीधा सीधा चेक करेंगे कितना है बच्चों, लेस देन 60 डेज, तो भाई कोई टेंशन ही नहीं है, सीधा सीधा वो नॉन रेजिडेंट होगा। बट इसमें भी एक चीज का ध्यान रखना, अगर कोई इनकम स्पेसिफाइड नहीं है तो, क्योंकि अभी इनकम वाला एक पॉइंट आएगा 15 लाख वाला, ठीक है ना, डीम्ड रेजिडेंट। अभी मैंने कोई इनकम की तो बात नहीं की ना, नहीं की मैंने अभी कोई इनकम की बात नहीं की, अभी मैंने सीधा सीधा ये बताया कि भाई अगर लेस देन 60 डेज है तो सीधा सीधा कोई टेंशन ही नहीं है, स्टे इन इंडिया देखोगे। अच्छा, कोई पर्सन 60 डेज से कम इंडिया में रहा है तो सीधा सीधा नॉन रेजिडेंट है, सीधा आपका आंसर, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? अच्छा, अगर लिखा है कि मोर देन और इक्वल टू एक 182 डेज या उससे ज्यादा स्टे इन इंडिया, तो सीधा सीधा क्या होगा? यस बच्चों, क्या होगा? आप लोग आंसर दे सकते हो। रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सीधा सीधा रेजिडेंट होगा, कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं। सोचना कहाँ पड़ता, चेक कहाँ करना पड़ता है बच्चों? जहां सिचुएशन इन दोनों के बीच वाली हो जाती है। अगर इससे थोड़ा सा भी हटकर देखिए, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आगे क्वेश्चंस की तो आपको आइडिया लग जाएगा। एक, हाँ जी, जब इन दोनों के बीच की सिचुएशन आ, मान लो स्टे इन इंडिया, स्टे इन इंडिया जो है वो 60 डेज या उससे ज्यादा है, 60 डेज या उससे ज्यादा है, बट लेस देन 182 डेज, तो क्या करें भाई? 182 दिन से, 182 दिन या उससे ऊपर होता तो सीधा सीधा रेजिडेंट होता, 60 डेज से कम होता तो सीधा सीधा नॉन रेजिडेंट होगा। भाई यहाँ पर तो हमें सोचना पड़े, या फिर ऐसे कहें कि हमें चेक करना पड़े। हमें चेक भी किसे करना पड़ेगा? 4 प्रीवियस ईयर्स को चेक, 4 प्रीवियस ईयर्स, वो भी प्रिसीडिंग प्रीवियस क्या चेक करना होगा कि क्या उसका स्टे इन इंडिया 365 डेज या उससे ज्यादा है। सर ये तो आप सेकंड बेसिक कंडीशन की बात कर रहे हो, हाँ, तो आपको सेकंड बेसिक कंडीशन, अगर आप इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं फॉल कर रहे हो तो इट मींस आप सेकंड सिचुएशन में फॉल, सेकंड कंडीशन में, किसमें फॉल कर रहे हो? सेकंड बेसिक कंडीशन में फॉल। बात समझ रहे हो कि प्रीवियस ईयर में स्टे इन इंडिया 60 डेज या उससे ज्यादा है लेकिन 182 डेज से कम है, क्योंकि हम तो सीक्वेंस में चलते हैं, सबसे पहले तो हम इसे चेक करते हैं फर्स्ट वाली कंडीशन को, वो फुलफिल हो रही है तो ठीक है, नहीं तो अगर फर्स्ट फुलफिल नहीं होती तो हम सेकंड को चेक, तो इट मींस अगर फर्स्ट फुलफिल नहीं हो रही तभी आप सेकंड चेक कर रहे हो, मतलब 182 डेज वो इंडिया में नहीं रहा, उससे कम रहा है, तभी आप सेकंड को चेक कर रहे हो, तो ये सेकंड सिचुएशन बन जाती है। ये सेकंड से कंडीशन फिर आपको चेक करनी होगी, कौन सी चेक करनी होगी? सेकंड कंडीशन। बच्चों कंसेप्ट क्लियर है सर? कुछ कुछ ये Yes, तो, sir. हाँ जी, कुछ कुछ ये तो क्लियर हो गया सर कि बेसिक कंडीशंस क्या होती हैं, है ना? और बेसिक कंडीशंस चेक करते हैं या तो रेजिडेंट चेक करने के लिए, ठीक है,
मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या क्या चेक करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम है बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है नोट डाउन ना किया हो। रेजिडेंट, ठीक है, यहाँ पर एनआर किसके लिए यूज कर रहे हैं, ऑन रेजिडेंट, हम ये चेक करने के लिए हम लोग स्टे इन इंडिया। अच्छा, कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, अभी आएंगे, चलो एक दो पॉइंट्स में और डिस्कस कर लेता हूँ, ध्यान देना है। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या रेजिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप सेम होते हैं, यस और नो? No, sir. सर नो। अच्छा, रेजिडेंशियल स्टेटस किस पर्पस के लिए डिटरमाइन करते हैं, इनकम टैक्स। रेजिडेंशियल स्टेटस किसके लिए डिटरमाइन करते हैं, इनकम टैक्स के लिए। अच्छा, सिटीजनशिप कहाँ से चेक करते हैं, किसके अकॉर्डिंग देखते हैं? सर उसके लिए हम देखते हैं सिटीजनशिप एक्ट, या फिर इसके बारे में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। कहाँ लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। सर ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन, ऊपर बनाए, ऐसा हो सकता है कि एक नॉन सिटीजन जो है, क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है? आप बताओ बच्चों, यस और नो? क्या एक नॉन सिटीजन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है? मे और मे नॉट, हो सकता है, मतलब हो सकता है ना, हो सकता है। सर क्या एक सिटीजन नॉन रेजिडेंट हो सकता है? क्या एक सिटीजन नॉन रेजिडेंट हो सकता है? बच्चों वही आंसर होगा, क्या आंसर होगा, मे और मे नॉट। बात समझ रहे, वही आंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो मतलब सर सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस दोनों अलग है, आपस में कोई रिलेशन नहीं है? नहीं बच्चों, आपस नॉर्मली तो कोई रिलेशन, सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस बिल्कुल अलग, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। सर ये जो स्टे इन इंडिया काउंट कर रहे हैं, हम स्टे इन इंडिया काउंट कर रहे हैं 182 डेज, 62 डेज, 60 डेज, है ना, ये सब काउंट कर रहे हैं। सर जिस दिन ए पर्सन एंटर्स इंडिया, हम एक डे की बात करें, डे on which a person enters India or leaves India. Now the question is, क्या इसे stay in India में काउंट करेंगे इस डे को? हाँ जी बच्चों, जिस दिन कोई पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है या इंडिया में एंटर कर रहा है, क्या उसे स्टे इन इंडिया में काउंट करेंगे, यस और नो? यस सर। Yes, sir. तान्या, Yes, sir. तो इंक्लूडेड इन स्टे इन, ठीक है, ये भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया। एक कंसेप्ट और बता देता हूँ, ध्यान देना बच्चों। अभी असेसमेंट ईयर क्या है बच्चों? असेसमेंट ईयर हमारा अभी कौन सा है, 22, 23। अच्छा, इसके लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है, यस बच्चों? 21 और 20। 21, 22। अच्छा, प्रीवियस ईयर की इनकम होती है और उस पर टैक्स असेस कब करते हैं? प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स की कैलकुलेशन कब करते हैं? यस बच्चों, असेसमेंट ईयर। इनकम प्रीवियस ईयर की होती है, मतलब आपके लिए एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि असेसमेंट ईयर 22, 23 का टैक्स निकालना है आपको, तो आप कौन सी इनकम के ऊपर निकालोगे? यस बच्चों, प्रीवियस ईयर की। तो प्रीवियस ईयर की इनकम पे बच्चों, प्रीवियस ईयर की इनकम पर हम टैक्स कब असेस करते हैं? असेसमेंट ईयर में, ठीक है ना। इनकम प्रीवियस ईयर की होगी और उस पर टैक्स कब असेस करेंगे? असेसमेंट ईयर। बच्चों एक पॉइंट क्लियर हो गया। पता आपसे कहा जाए 22, 23 असेसमेंट ईयर के लिए टैक्स कैलकुलेट करो, तो वो टैक्स आप कौन सी इनकम पे निकालोगे? आप प्रीवियस ईयर की इनकम पे। एक पॉइंट और क्लियर हो गया बच्चों। हमने देखा कि यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर्स की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। मैंने अभी बात की हमारे लिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा, 21। ये तो हो गया हमारा रेलेवेंट प्रीवियस, है ना, रेलेवेंट प्रीवियस। अच्छा, इससे पिछले 4 साल देखे जाए तो कौन सा? सर 20-21 होगा, सर 19-20 होगा, सर 18-19 होगा और 17-18। डन। तो अगर देखें तो ये क्या हो गए, प्रीवियस 4 ईयर्स। सर हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं बच्चों? एक रीजन है, अभी आपको आइडिया लग जाए। एक्चुअली ये यूज होते हैं बेसिक कंडीशन में, सेकंड बेसिक कंडीशन में, ध्यान करो। सेकंड बेसिक कंडीशन में हम इसे डिस्कस करते हैं कि भाई प्रीवियस 4 ईयर्स में 365 डेज, है ना, याद है हमने यहाँ ऊपर देखा था। देखो बच्चों, सेकंड बेसिक कंडीशन में क्या था, 4 प्रीवियस ईयर्स प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, पिछले 4 साल को छोड़कर उससे पिछले 4 सालों में। तो ये कब के चेक करोगे? सर हमारा असेसमेंट ईयर 22-23 है, तो ये जो प्रीवियस 4 ईयर्स चेक करेंगे हम 20, 21, 19, 20, 18, 19, 17, 18, इन 4 सालों में चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे सेकंड बेसिक कंडीशन में? वो जो 365 डेज चेक करते हैं ना, क्या चेक करते हैं? 365 डेज, कि भाई 365 डेज या उससे ज्यादा स्टे इन इंडिया है कि नहीं, वो इन्हीं 4 प्रीवियस ईयर्स में चेक। बच्चों अब नेक्स्ट बात करते हैं इससे पहले, ये तो 4 हुए, अगर हमें 7 ईयर्स तक देखना हो तो कब तक देखेंगे? सर फिर तो 16, 17 भी आ जाए, 15, 16 भी आ जाएगा, है ना, एंड 14, 15 भी आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो हम चेक कर रहे हैं किसके लिए चेक कर रहे हैं, ध्यान देना, ये हम चेक कर रहे हैं प्रीवियस 7 ईयर्स। अच्छा, ये किसके लिए चेक कर रहे हैं? ये चेक कर रहे हैं हम एडिशनल कंडीशंस के लिए। किसके लिए? एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशंस में लिखा हुआ था ना 7 प्रीवियस ईयर में, ठीक है,
730 days और मोर स्टे इन इंडिया होना चाहिए, वो बच्चों ये पिछले 7, समझ रहे हो। तो प्रीवियस ईयर से पिछले 7 सालों में दिखाता हूं मैं आप लोगों को एडिशनल कंडीशन, ध्यान देना। देखो ये लिखा हो, पहली एडिशनल कंडीशन क्या है, क्या लिखा है, प्रीवियस 7 ईयर्स में 730 डेज और मोर क्या होना चाहिए, स्टे इन इंडिया होना चाहिए। यहाँ पर ये हम क्या देख रहे हैं, स्टे इन इंडिया। तो मैंने कहा था इम्प्लाइड है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, स्टे इन इंडिया, 730 डेज और मोर होना चाहिए। सर ये भी समझ में आ गया, 7 साल जो आप चेक करने के लिए कह रहे थे वो आपने बता दिए कौन कौन से 7 साल चेक करेंगे, है ना, कब से कब तक चेक करेंगे, और ये किस में आता है, एडिशनल कंडीशंस में। ठीक है, डन, आगे समझ में। तो कब से, 21-22 तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, जिसकी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर की तो हम इनकम देखते हैं, है ना। तो उससे पिछले 4 साल भी हमने देख लिए, कब से कब तक देखेंगे, उससे पिछले 7 साल भी हमने देख लिए, कब से कब तक देखेंगे। बच्चों कुछ केसेस में 10 ईयर्स भी है सर, मतलब 4 + 3 7 हुए थे, अब 3 साल और लिखने, बिल्कुल बच्चों सर, फिर तो 13-14 भी आ जाएगा, 12-13 भी आ जाएगा, एंड 11-12 भी आ जाएगा। आप कितने हो गए बच्चों ये, अब कितने हो गए ये, हाँ जी बोलो बच्चों। सर ये हो गए प्रीवियस 10 ईयर्स। अच्छा बच्चों ध्यान देना, ये प्रीवियस 10 ईयर्स में हम लोग क्या चेक करते हैं, मैंने ऊपर लिखवाया था, एडिशनल कंडीशन में लिखवाया था, हम प्रीवियस 10 ईयर्स में चेक करते हैं कि एटलीस्ट 2 ईयर्स क्या होना चाहिए। यहाँ पर स्टे इन इंडिया नहीं चेक करते, रेजिडेंट चेक करते हैं, एटलीस्ट 2 ईयर्स क्या होना चाहिए, रेजिडेंट। कंसेप्ट क्लियर है। कंडीशन भी अभी मैं दिखा देता हूँ, ये कहाँ लिखी हुई है, ठीक है ना। तो ये मैंने आइडिया दे दिया कि आपको प्रीवियस 4 ईयर्स कहाँ तक चेक करने हैं, प्रीवियस 7 ईयर्स कहाँ तक चेक करने हैं, प्रीवियस 10 ईयर्स कहाँ तक चेक करने हैं, ठीक है ना बच्चों। तो 4 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स का मैंने आइडिया दे दिया। सेवन ईयर्स और 10 ईयर्स किसके लिए बताया बच्चों, देखो इधर। अच्छा 7 ईयर्स और 10 ईयर्स हमने जो बताए वो हमने एडिशनल कंडीशंस में बताए, ठीक है। देखो यहाँ 7 ईयर्स दिया हुआ है ना, 7 ईयर्स दिया हुआ है, यहाँ 10 ईयर्स दिया हुआ है, ये किस में है दोनों, एडिशनल कंडीशंस में। सर आपने बताया रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट चेक करने के लिए बेसिक कंडीशंस